हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पेडागोजी में आज डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। कितनी तरह की एरर्स होती हैं। आप बेसिकली इस तरह समझिए कि जब आप कोई चीज़ मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी तरह की एरर्स होती हैं। कुछ आपकी पर्सनल एरर्स होती हैं, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट में भी कई बार एरर्स हो जाती हैं, कुछ एक्सीडेंटल एरर्स हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। कई बार सिस्टमेटिक एरर्स कुछ होती है जिन्हें अवॉइड करना भी आसान बात नहीं होती है। कुछ एरर्स ऐसी होती हैं कि जो कांस्टेंट एरर्स होती हैं कि सभी के लिए सभी वो एरर्स कर ही देते हैं जनरली। अब इसी एनालॉजी को यूज करते हुए हम आज डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स पढ़ाते टाइम किस तरह की एरर्स होती हैं। कुछ एरर्स टीचर्स कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से एरर्स हो जाती हैं। कई बार सब कुछ सही होता है तो असेसमेंट करते टाइम एरर्स हो जाती हैं। कई बार टेस्ट लेते हैं, टेस्ट जो होता है वही गलत तरीके से बना होता है। और अगेन कुछ एरर्स कांस्टेंट एरर्स भी होती हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से हम 6 तरह के एरर्स की डिस्कशन करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब पहला एरर आ रहा है हमारा पर्सनल एरर। भाई जो टीचर है, जो हमारी जो परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है या जो हमें पढ़ा रहा है, वो उसकी तरफ से कई सारी एरर्स की जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि टीचर एक बहुत अच्छा है या टीचर बहुत खराब है तो एरर्स कर रहे हैं। सभी तरह के टीचर्स में चाहते हुए और ना चाहते हुए ये एरर्स हो जाती हैं। अब जो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं ऑफकोर्स वो एरर्स कम करते हैं। जो नाइव टीचर्स होते हैं, मतलब कि जो नए नए टीचर्स होते हैं, वो उनमें थोड़ी सी एरर्स ज़्यादा देखी जाती हैं इस तरह की, जैसे कि लाइकिंग और फेवरेटिज्म फॉर अ स्टूडेंट। अब इससे क्या होगा कि भाई जो स्टूडेंट टीचर को ज़्यादा पसंद है उसको ज़्यादा मार्क्स दे देगा एग्जाम में। और जो कम पसंद है या जिससे मान लीजिए उसका कोई टीचर का झगड़ा हो गया, जिससे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने टीचर से अच्छी बात नहीं करी, तो डिसलाइकिंग हो जाएगी उसके लिए। कहीं ना कहीं ये नहीं कि टीचर जानबूझ के ये सब कर रहा है। आप ये बात समझिए, टीचर हमेशा कोशिश यही करता है कि बच्चों को बराबर मार्क्स दे। वो क्योंकि जो अगर वो जब वो बच्चों को अच्छे से मार्क्स देगा तभी उसका खुद का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं ना कहीं हाइंड साइड में, मतलब जो टीचर है उसके बैक साइड में कुछ ना कुछ परसेप्शन उसका ऐसा बन जाता है कि बिना उसके पता चले ही पैसिवली वो लाइकिंग या फिर डिसलाइकिंग क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, और उस ही तरह से मार्क्स देना स्टार्ट कर देता है टीचर। लाइकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे देगा, जबकि जो बच्चों को डिसलाइक करता है उन्हें वो जो है मार्क्स कम दे देगा। पर इस तरह की एरर्स हटाई कैसे जा सकती हैं? अवॉइड ऐसे टाइप क्वेश्चंस। रिप्लेस विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वन वर्ड आंसर्स। तो इससे क्या होगा कि अब तो भाई जैसे एमसीक्यू होता है, टीचर को स्टूडेंट पसंद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई एमसीक्यू है वो तो अगर उसने सही टिक मारा है तो सही मार्क्स मिलेंगे और नहीं मारा है तो गलत मार्क्स मिलेंगे। इसमें दो बातें हो ही नहीं सकती हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने कहा कि प्री जुडिसिस क्रिएट हो जाते हैं। इस वर्ड को आप याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि प्री जुडिसिस टीचर के मन में क्रिएट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ना चाहते हुए भी, पैसिवली ही। और दूसरी बात क्या है कि मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मेजरर बहुत डिपेंड करती है ये बातें। फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। मेजरर कौन हो गया दोस्तों यहाँ पर? हमारा मेजरर यानी कि जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को वो असेस कर रहा है। कई बार क्या होता है कि टीचर किसी दिन बीमार होता है तो वो उतना अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, या फिर उस जिस दिन बीमार हुआ उस दिन जो थोड़ा सा इरिटेटेड होता है तो मार्क्स बच्चों को कम दे देता है। जिस दिन उसकी फिजिकल या मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होती है उस दिन मार्क्स ज़्यादा दे देता है उसको, वो तो थोड़ा खुश होता है। तो अब दूसरी एरर की बात करेंगे हम, वेरिएबल एरर्स। अभी वेरिएबल एरर्स क्या होती हैं दोस्तों, आप ये समझिए। पहले हमने पर्सनल एरर्स की बात करी थी जिसमें टीचर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करी थी। अब वेरिएबल एरर्स मोस्टली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स है। इलनेस, डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल स्टेट,
कोई बच्चा किसी दिन खुश होता है, कोई बच्चा किसी दिन जो है अपने फुल फॉर्म में होता है, मतलब कि बहुत अच्छे से समझेगा सारी बातों को। किसी दिन कोई बच्चा थोड़ा दुखी होता है या फिर जो बीमार होता है, हमने इलनेस का कि तो उस दिन जो है उसके तो डाउन हो जाता है वो थोड़ा, मतलब उस दिन वो बातों को अच्छे से नहीं समझ पाता। तो वो थोड़ा नुकसान और फायदा उधर बच्चों को होता रहता है। पर ये वेरिएबल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि पूरे राउंड द ईयर कोई बच्चा कभी खुश है तो कभी दुख है, कोई बच्चा किसी और दिन कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ और हो रहा है, मतलब कि और हो सकता है कोई बच्चा इतना ज़्यादा अपने आप को जो अटेंटिव रखता हो, इतना ज़्यादा सीरियस हो कि उसके साथ वो वेरिएबल एरर्स होती ही ना हो। या कोई बच्चा तो इतना ज़्यादा लेथार्जिक एटीट्यूड के साथ जो पढ़ता हो कि उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही हो। तो ये थोड़ी सी जो बातें हैं, या इसलिए हमने कहा कि बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं हर स्टूडेंट से स्टूडेंट तक। तो और दूसरी क्या बात हो गई, पर्सन मेजरिंग जो क्वालिटी है, पर्सन मेजरिंग क्वालिटी, उस पर भी तो बहुत डिफर करेगा कि जो टीचर मेजर कर रहा है, कि भाई मेजर करने में भी तो डिफरेंस हो सकता है। आपने ये कैसे मान लिया कि टीचर हमेशा सही ही मेजर करेगा? कई बार टीचर जो है गलत मेजरमेंट भी कर सकता है। जैसे कि भाई बच्चों को हो सकता है कोई उस मापदंड से नाप ही ना पाए कि सही मेजरमेंट हो पाए। बच्चे जो है मान लीजिए वो टीचर के दिमाग में कुछ और चल रहा है, बच्चे ने कुछ और लिखा है, तो दोनों के दोनों सही होते हुए भी आंसर गलत हो गया बच्चे का। तो ये भी एक जो मेजरिंग क्वालिटी है बहुत ज़्यादा फर्क डाल देती है। या फिर टीचर कई बार देखा गया है कि इतना काबिल ही नहीं हो पाते हैं कि मेजर मेजर कर पाए स्टूडेंट्स को, इस लायक ही नहीं होते हैं। ये भी एक नुकसान रहता है, इसमें वेरिएबल एरर्स में आता है। अब इसी की तरह एकदम इससे अपोजिट हो गया कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर्स में क्या होता है, अब आप ये समझिए, कांस्टेंट एरर्स मतलब कि वो एरर जो सभी के लिए कांस्टेंट हो। अब आप सोचिए खुद ही कि हर बच्चे के लिए ऐसी कौन सी एरर हो सकती है जो कांस्टेंट हो। बेसिकली हम इसको कहते हैं मेजरिंग टूल्स की एरर्स। जैसे कि अमेजिंग टूल कैसे हो गया भाई, जैसे आपका टेस्ट है, जो आप टेस्ट देते हैं या असेसमेंट्स वगैरह देते हैं, उनमें क्या एरर नहीं हो सकती है? कई बार हो सकता है कि टेस्ट बहुत छोटे आते हो, मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन ही पूछे, अब आपने वो 3-4 क्वेश्चन करे तो ठीक, नहीं करे तो फिर जो है आपका बहुत नुकसान। तो पूरा सिलेबस जो है वो चेक होने की बजाय बस उन 3-4 क्वेश्चन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए आप। टेस्ट एंड असेसमेंट एरर। पर आप एक चीज देखेंगे कि ये एरर्स कॉमन है कई बार। अच्छा और कुछ नहीं तो आप ये मान लीजिए कि क्वेश्चन में का आंसर ही गलत लिखा हुआ है, कि भाई जैसे एमसीक्यू टेस्ट है और उसमें मान लीजिए ए ऑप्शन सही था, बस जो है एग्जाम में सबको बी ऑप्शन, सबके लिए बी ऑप्शन सही माना गया। ऐसा नहीं कि एक दो बच्चों के लिए बी ऑप्शन सही माना गया, वो सभी के लिए बी ऑप्शन सही माना गया, जबकि ए सही होना था। तो ये कांस्टेंट एरर हो गई। रॉन्ग आंसर गिवन करेक्ट, या फिर वाइस वर्सा। आपने कई बच्चों ने बी मार्क कर दिया होगा, फिर भी उन्हें जो है भाई अगर बी सही था तो बच्चों ने बी मार्क कर दिया, बट टीचर ने जो है ए को सही माना हुआ है। तो ये भी एक बड़ी एरर हो गई। तो हो सकता है रॉन्ग आंसर गिवन करेक्ट और करेक्ट आंसर गिवन रॉन्ग, दोनों ही जो है सिनेरियो हो गए हमारे कांस्टेंट एरर्स के। वो एरर्स जो कि मेजरिंग टूल्स में ही एरर है, जिसका ना बच्चे से कोई संबंध है ना टीचर से कोई संबंध है। आप ये समझिए कि जब कोई एग्जाम सेट होता है, उसका आंसर की गलत होती है, तो उसमें ना तो टीचर कुछ कर सकता है ना स्टूडेंट कुछ गलत कर सकता है। ये एक सिस्टमेटिक एरर भी मैं इसे कहूंगा, ये हो गई कि भाई जो सभी के लिए समान ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरह से हमारी 3 एरर्स हो गई। अब हमारी 3 और एरर्स बची हैं। चौथी एरर हो गई हमारी इंटरप्रिटेशन एरर। अब फोर्थ एरर जैसे हम आपको बता रहे थे, इंटरप्रेटिव एरर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि भाई आप जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि उधर भी हो सकता था कांस्टेंट एरर्स में कि टीचर तो एक तरफ जा रहा है और स्टूडेंट जो है दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो मतलब कि इंटरप्रिटेशन की ही सारी एरर हो गई है इधर। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को हटाया कैसे जा सकता है? सुटेबल मार्किंग सिस्टम। भाई शुरू से हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि टीचर और स्टूडेंट का बार बार विचार हो सकता है ना मिले, या फिर जो लाइकिंग या प्रेजुडिसेस आ जाए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, या फिर जो है टीचर जो है किसी दिन बीमार हो या किसी दिन ज़्यादा खुश हो तो उस हिसाब से मार्क्स दे दे।
तो इस सारी प्रॉब्लम्स को ही हटाया कैसे जा सकता है? इस चीज़ को आप समझिए कि अगर एक प्रॉपर सुटेबल मार्किंग सिस्टम हो कि टीचर को इस पॉइंट पे इतने-इतने मार्क्स देने हैं, तो ये सारी एरर्स अवॉइड की जा सकती हैं। जैसे कि सीबीएसई के एग्ज़ाम में होता भी है कि एक रिजिड सिस्टम बना दिया गया है कि आपको अगर स्टूडेंट ने ये पार्ट सही किया तो इतना मार्क्स, ये पार्ट सही किया तो इतने मार्क्स देने हैं। इससे क्या होता है कि टीचर के जो पर्सनल व्यूज़ हैं वो साइड हो जाते हैं, जो कि होने भी चाहिए। हमेशा आप फोकस कीजिए कि टीचर को, जो स्टूडेंट है उसको जो टीचर के विचारों के बजाय एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से ही मार्क्स मिले, और ये हमारी एरर दूर हो जाती है अगर हम एक सुटेबल मार्किंग सिस्टम पहले से ही क्रिएट करके रखें, तो इंटरप्रेटिव एरर जैसी बातें हमारी प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात हो गई। अब अगले एरर देखते हैं हम, एक्सीडेंटल एरर्स। अब ये ऐसी एरर्स होती हैं जिसमें किसी की भी गलती नहीं होती है, पर हो जाती है। जैसे कि पहले हमने बात किया था ना कि क्लास में बच्चा बीमार हो जाए या फिर उसका उतना अटेंटिव ना हो। अब इमेजिन कीजिए कि बच्चा एग्जाम के दिन ही बीमार हो जाए, तब क्या होगा? स्टूडेंट्स फॉलिंग इल। असेसमेंट डे, ऑन असेसमेंट डे, जिस दिन एग्जाम है बच्चा अगर उस दिन ही बीमार हो जाए तो सोचिए फिर क्या सिचुएशन होएगी। तो इसी को हम कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल एरर। बच्चे के हाथ में थोड़ा ना वो कब बीमार होगा, बस हो गया बीमार तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो टेस्ट ही, जैसे हमने पहले भी बोला कि एक एरर हमने बताया था कि आपको टेस्ट ही जो है उतना रिलायबल या वैलिड ना हो, ये भी एक्सीडेंटल एरर में ही आता है। टेस्ट नॉट वैलिड और रिलायबल, ये भी हो गया एक एक्सीडेंटल एरर। दूसरा क्या है कि भाई अगेन जो एग्जामिनर है उसका व्यू पॉइंट एक्सीडेंटली अलग हो गया। आप ये देख रहे होंगे कि हम जो एरर्स की बातें हैं बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, एक दो एरर्स को हमने कई जगह रिपीट कर दिया है, पर ऐसा ही होता है। ये सब एक्सक्लूसिव नहीं है, ये सब एरर्स एक दूसरे से अलग नहीं है, आपस में ये मिलती जुलती हैं। एक एरर जो कि वेरिएबल भी हो सकता है वो इंटरप्रेटिव एरर भी में भी आ सकती है, वो एक्सीडेंटल एरर में भी आ सकती है। तो जिधर इधर हो सकता है डिफरेंट व्यू पॉइंट। ये तीन एरर्स हमारी आ जाती हैं एक्सीडेंटल एरर्स में। फिर इसके बाद हम अपनी लास्ट एरर की डिस्कशन करते हैं, वो है सिस्टमैटिक एरर। आप पहले ये दोनों एरर्स नोट कर लीजिए। अब लास्ट एरर हमारी है सिस्टमैटिक एरर्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम दो तरह के एरर्स की बात करेंगे। पहली जो हो गई एरर्स ड्यू टू इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किस तरह की? जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर आपने देखा ही होगा कि आपने भी ये गलतियां करी होंगी एग्जाम देते टाइम। एग्जाम से पहले पूरा एक कई बार पन्ना दिया होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती है कि ब्लैक पेन से लिखिए, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिए, ज़्यादा स्पेस छोड़ छोड़ कर अच्छे से लिखिए, अपना नाम वगैरह पूरा फिल कीजिए ढंग से। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स जनरली इनको अवॉइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स अवॉइड इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, दूसरी एरर कौन सी हो गई? दूसरी एरर हो गई फॉरगेटफुलनेस, जिसे हम सिली मिस्टेक्स भी कह देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 3.7 को आप लिख दें 7.3, या 3.7 को आप लिख दें 37। तो ये एरर्स हो गई ना जो गलती से हो गई, एक जगह आपने पलट दिया, एक जगह आपने पॉइंट जैसी छोटी सी चीज भूल गए, पर इससे सब कुछ ही बदल गया। मैथमेटिक्स में तो एक पॉइंट बदल देने से सब कुछ ही आंसर ही बदल जाता है, बहुत ज़्यादा ही कुछ डिफरेंट आंसर्स आ जाते हैं। मान लीजिए अगर यही चीज़ होती है 10 पावर 3.7, यहाँ होगी 10 पावर 37, तो कितना बड़ा ह्यूमंगस चेंज आ गया। तो इसी की बात कर रहे हैं कि हम, ये सिस्टमेटिक एरर्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स हो चाहे इग्नोरेंस से एरर्स हो रही हो, ये एक्सीडेंटल एरर्स नहीं है, ये सिली मिस्टेक्स हैं। सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि एक छोटी सी आप इधर से उधर चीज करेंगे तो सब कुछ ही बदल जाएगा। और दूसरा क्या है कि मैनुअल जो है हमारे सिस्टम में इनबिल्ट ही ऐसा हो गया है कि हमें तो पढ़ना ही नहीं है, इंस्ट्रक्शन हो मैनुअल हो इतना ध्यान देने की बात नहीं, सब जगह एक सी चीज लिखी होती है, याद होता ही है, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की। तो ये हो गई हमारी सिस्टमेटिक एरर्स। तो एरर्स तो अब हमारी खत्म हो गई है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार एग्जाम में, खासकर कुछ रिसेंट ईयर्स में ये टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम में। बहुत लंबे चौड़े नहीं है, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस हैं जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत मदद कर देंगी। क्विकली आपको एक दो मार्क्स इनमें से इजीली मिल जाएंगे, तो ध्यान दे दीजिएगा इन टर्म्स पे। जैसे कि रिफ्लेक्टिव टास्क।
तो अब रिफ्लेक्टिव टास्क क्या हो गया कि भाई एनालाइज व्हाट यू नो एंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन। मतलब ये नहीं कि आप कुछ नया इन्वेंट करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्टिव मतलब कि भाई आप स्टडी कर रहे हैं बेसिकली कि क्या हो चुका है ऑलरेडी, उसको बारे में आप थोड़ा स्टडी करना चाह रहे हैं और डीपली जानना चाह रहे हैं कि भाई कोई चीज़ जो हो रही है पहले मैं वो तो समझ लूँ कुछ नया करने से पहले। तो बस वही हमने बोला है कि एनालाइज व्हाट यू नो ऑलरेडी एंड व्हाट हैज बीन डन। अब इसी तरह इसका एक ठीक अपोजिट होता है एक्सप्लोरेटरी टास्क। एक्सप्लोर समथिंग बेस्ड ऑन न्यू एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जैसे हमने बोला कि पहले तो हमने जो हो गया वो तो स्टडी कर ले, तो वो हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव टास्क। अब बारी आ गई कुछ नया सर्च करने की, कुछ नया इन्वेंट करने की या फिर कुछ नई खोज करने की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई कुछ नया ढूंढो आप, जो कुछ नए एक्सपेरिमेंट करो आप, एक्सप्लोर समथिंग थ्रू न्यू एक्सपेरिमेंट्स। तो ये दो बातें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये टास्क नहीं, टास्क है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब एक आता है एक वर्ड, कुछ और हम टर्म्स की बात करें तो एक आता है रीग्रुपिंग। ये आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा बचपन से ही, बस आपको इसका नाम नहीं मालूम था। आपको इसका दूसरा नाम जरूर मालूम होगा जिसे कहते हैं हम कैरी फॉरवर्ड। अगर आपको अभी भी याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए आप कर रहे हैं 15 + 27। तो अब आप क्या करेंगे, 5 + 7 = 12। तो यहाँ 2 रखा आपने, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया आपने। तो अब ध्यान दीजिए, 1 जो है आप यहाँ से 12 लिखने की बजाय आपने सीधा ऊपर ले गए और अब 1 + 1 + 2 कर रहे हैं, यानी कि 4। तो आंसर हो गया 42। तो इसे प्रोसीजर को, कैरी फॉरवर्ड के इस प्रोसीजर को कहा जाता है रीग्रुपिंग। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज रीग्रुपिंग, तो आप इजीली बता पाएंगे कि कैरी फॉरवर्ड वाला जो तरीका है हमारा, उसे रीग्रुपिंग कहा जाता है। ठीक। अच्छा, एक होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन वही ऑब्वियसली, एक तो होती है सैलरी देना, या कोई आपसे गलती हो जाए तो उसके बदले कुछ देना, किसी का आपने कुछ नुकसान कर दिया है तो। पर ये मैथ्स है, मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करेंगे। कंपनसेशन वो सब तो होता ही है, उसको आप साइड कर दीजिए। रीफॉर्मुलेटिंग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई टू इज द कैलकुलेशंस। इसका क्या मतलब हुआ रीफॉर्मुलेटिंग का, आइए देखते हैं इसको भी। मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 97 + 74। अब इसको ऐड कैसे करेंगे भाई, एक तो तरीका हो गया 7 + 4 11, 1 1 उधर ले गए, 10 + 7 171 हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि हमने इधर किया था कैरी फॉरवर्ड का तरीका, जो जिसे हमने रीग्रुपिंग कहा था। पहले हम इसको मार्क कर देते हैं 1 2, ये हो गया हमारे ए और ये हो गया बी। एक तरीका हमने रीग्रुपिंग का सीखा। अब मैं आपको दूसरा तरीका सीख रहा हूँ, जब आप बड़े हो गए हैं अब आपको कैरी फॉरवर्ड, ये रीग्रुपिंग या कैरी फॉरवर्ड जैसे तरीकों की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा कंपनसेशन वे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है आइए देखते हैं। 97 + 74 = 97 + 3 + 71, विच इज इक्वल टू 100 + 71 = 171। तो आपने देखा कि हमने कुछ भी जो है इसमें कैरी फॉरवर्ड वगैरह कोई सिस्टम नहीं किया, सिंपली 74 में से 3 निकाला और 97 को देके 100 बना दिया। और यहाँ 71 रह गया, तो 100 + 71 कोई बच्चा भी कर सकता है कि 171 हो गया। और इसे ही हम कह रहे हैं कंपनसेशन। ठीक है, अब आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम दो टर्म्स और देखते हैं। अब हम दो चीजें समझेंगे, इंस्ट्रूमेंटल टीचिंग और रिलेशनल टीचिंग, या फिर इनको अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं हम। टीचर पढ़ाए तो टीचिंग, स्टूडेंट के लिए वो अंडरस्टैंडिंग हो गई, इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग।
बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्ट्रूमेंटल टीचिंग, दोनों एक ही बात है, ज्यादा आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसकी दूसरी बात भी हम साथ में लेकर चलेंगे। इसकी दूसरी जो टर्म है रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग, दोनों में डिफरेंस समझना है हमको। टीचिंग प्रोसीजर विदाउट explaining the concept behind the steps। बहुत ही सिंपल सी बात हमने बोली कि भाई आप जो है, जो टीचर है उसने सीधा सीधा बच्चों को प्रोसीजर समझा दिया एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट लॉजिक नहीं दिया कि एक के बाद एक स्टेप जो हम करे जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं। बस बोल दिया कि भाई ये स्टेप होने, आप जब भी क्वेश्चन आए ऐसा दिखे एग्जाम में तो ये कर दीजिएगा। और थोड़ा सा भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन इधर का उधर घूम के आ गया तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा फिर कुछ नहीं करेगा। बच्चा जो है जब ही कर पाता जब उसको रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग दी जाती। अब रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई टीचर विल टीच लॉजिक, teacher will teach logic, and not only logic but will also show practical use of the procedure। सिर्फ ये नहीं कि लॉजिक ही समझा दिया, बल्कि टीचर एक और स्टेप आगे बढ़ा, उसने ये भी शो करने की कोशिश करी कि और कैसे सम आप सॉल्व कर सकते हैं, रियल लाइफ से आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उसने समझाने की कोशिश करी है अपने स्टूडेंट्स को। तो ये हो गया रिलेशन अंडरस्टैंडिंग और वो इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बच्चों को जो है सीधा सीधा कह दिया कि स्टेप्स याद कर लो, कहानी खत्म। अब ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आ ही रही होगी कि रिलेशन अंडरस्टैंडिंग इज मच बेटर देन इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों टर्म्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने टोटल 6 टर्म्स आज सीखी। इन 6 टर्म्स में से बार बार देखा जा रहा है रिसेंट ईयर्स में कि एक आध क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इनको आप बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। पहले हमने एरर एनालिसिस पढ़ा था, उसके बाद जो ये 6 टर्म्स हैं अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी वीडियो पे लाइक कर दें और जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रह गया है मन में तो जरूर आप हमसे अपना डाउट शेयर कीजिए और हम आपका डाउट जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।